हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेट जी का प्रणाम। तो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में प्रोसेस क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाने के। अभी हम लोगों ने अलग अलग क्या होता है वेक्टर के बारे में समझा। फिर हम लोगों ने डीएनए को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं इसको भेजा। फिर हम लोगों ने सीखा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, वो काम कैसे करते हैं, कहाँ काम करते हैं। इन सारी चीज़ों को समझा। अब हम लोग समझने जा रहे हैं प्रोसेस क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी का। ये इसमें पूरी पीछे के पार्ट समराइज हो जाएंगे। इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है आइसोलेशन ऑफ दी जेनेटिक मटेरियल। डीएनए या जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना। तो सबसे पहले आइसोलेशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अगर सेल है तो अगर सेल में से डीएनए को आइसोलेट करना है, तो अगर मान लेते हैं कोई प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में सबसे पहले सेल वॉल होगा, तो सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे। फंगल सेल है तो उसके सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे। बैक्टीरियल सेल है तो उसके सेल वॉल को डाइजेस्ट करना है। एनिमल सेल है तो क्या होगा, उसके सेल वॉल को डाइजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि सेल वॉल नहीं होता है। तो फंगल सेल में अगर सेल वॉल डाइजेस्ट करना है तो हमको चाहिए क्या, काइटिनेज, क्योंकि उसका सेल वॉल काइटिन का बना हुआ होता है। जबकि प्लांट सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए हमको सेलुलेज चाहिए, और बैक्टीरियल के सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोजाइम चाहिए। ध्यान रखेंगे, सेल वॉल डाइजेस्ट होता है तो उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन को हमको डाइजेस्ट करना है, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो लाइपेज हमको चाहिए होता है लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन डाइजेस्ट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, आगे के प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद आइसोलेट करने के बाद कट करेंगे डीएनए को। कहाँ से, स्पेसिफिक लोकेशन से। डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और एम्पलीफिकेशन करेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट का, जो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एम्पलीफाई करेंगे, उसका हम लोग नंबर बढ़ाएंगे। किससे है, पीसीआर से। अभी हम लोग पीसीआर भी पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद होस्ट सेल में उसको ट्रांसफ़र करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, उसको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर क्या करेंगे, उससे जो हमें फॉरेन जेन प्रोडक्ट चाहिए वो फॉरेन जेन प्रोडक्ट हम लोग बना के तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करेंगे। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में क्या होगा, सेपरेशन होगा, प्योरीफिकेशन होगा, मार्केटिंग होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बच्चों पढ़ना है। ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इसको देखते जाइए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग सबसे पहले चलते हैं आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल लिए। बैक्टीरियल सेल लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल को उसको लाइसोजाइम से डाइजेस्ट करेंगे। प्लांट सेल है तो सेलुलोज से डाइजेस्ट करेंगे, फंगल है तो काइटिनेज से डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, और इसमें से ब्रोक करके डीएनए लगाएंगे, और क्योंकि हम उसके सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को भी डाइजेस्ट करना होगा तो लाइपेज भी यहाँ पे चाहिए। ठीक है, डीएनए और अदर मैक्रोमोलिक्यूल शुगर प्रोटीन सबको हम लोग यहाँ पे बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद क्या होगा, अब आरएनए को राइबोन्यूक्लियस से ट्रीट करेंगे तो आरएनएस खत्म हो जाएगा। प्रोटीज को प्रोटीन से ट्रीट करेंगे तो प्रोटीन भी खत्म हो जाएगा। अब इसको हम लोग चिल्ड इथेनॉल में डालेंगे, और चिल्ड इथेनॉल में डालने के बाद हम इसको प्रेसिपिटेट करके ऐसे बाहर निकालेंगे। इस प्रोसेस बोलते हैं स्पूलिंग। डीएनए को प्रेसिपिटेट को बाहर निकालना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या, स्पूलिंग। ठीक है, अब ये ध्यान रखेंगे, स्पूलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये आपके एनसीईआरटी का इमेज है, और ये नॉर्मल रियल इमेज है यहाँ पे। ठीक है, और ये ग्राफिकल इमेज है। तो ध्यान रखेंगे स्पूलिंग क्या होता है। अब स्पूलिंग जैसे ही हो जाएगा, स्पूलिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग कट डीएनए को कट करेंगे स्पेसिफिक लोकेशन से। तो डीएनए को कट करने के लिए एंजाइम क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। अब स्पेसिफिक लोकेशन से कट करने का मतलब क्या हुआ, किसी स्पेसिफिक लोकेशन से कट करना है तो हमको स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए। वो स्पेसिफिक एंजाइम होता है क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और उस डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन में किसी पैरांड्रोमिक सीक्वेंस से ही कट करता है, स्पेसिफिक बेस पेयर के बीच में से ही कट करता है। और फिर जब कट हो जाएगा, जिससे जिससे हम अपने अपने डीएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करने के लिए जिस एंजाइम का यूज़ करेंगे, वही डीएनए उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग प्लाज्मिड को भी कट करेंगे। ये दोनों में सेम स्टिकिन बने, और सेम स्टिकिन बनेगा तो दोनों जुड़ पाएंगे। चलिए, तो देखिए, और फिर जैसे ही हो जाएगा हम इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग कर देंगे, सेपरेट कर लेंगे। आइए थोड़ा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझते हैं बच्चों। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, एक टेक्निक है। डीएनए के फ्रेगमेंट को कट हुआ है या नहीं हुआ है, कट हुआ है तो कितने पीस में कट हुआ है, और उसको साइज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस में अरेंज कर लेना, इसको बोलते हैं हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा बच्चों, कि आप देखिए यहाँ पे डीएनए को क्या किया गया, इसके अंदर डाल दिया गया सैंपल में,
और इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया गया। अब कट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग अभी क्या कर रहेंगे, उसके पहले वाले प्रोसेस को समझ लेते हैं। एक होता है एग्रॉस जेल। एक्चुअली एग्रॉस जेल बनाया जाता है, एक एग्रॉस पाउडर मार्केट में मिलता है। एग्रॉस पाउडर होता है जो नेचुरल पॉलीमर होता है और वो सी वीड से ऑब्टेन करते हैं। सी वीड से ऑब्टेन करते हैं, उसको बफर सोल्यूशन मिलाते हैं, उसमें इथिलियम ब्रोमाइड मिलाते हैं। इथिलियम ब्रोमाइड मिलाने के बाद कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, इसको और डाल देते हैं, और ये इसको जेल को, और फिर इसमें कॉम्ब डाल देते हैं, कॉम्ब, जिससे कि इस तरह के छोटे छोटे वेल बन जाते हैं। अब वेल बन जाता है तो डीएनए का जो फ्रेगमेंट कट हुआ है इसी को वेल में डाल देंगे। अब इसी वेल में डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे दोनों साइड। दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक साइड एनोड होगा, दूसरे साइड कैथोड होगा। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होगा और कैथोड नेगेटिवली चार्ज होगा। और डीएनए पे चार्ज कैसा होता है बच्चों, डीएनए पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो ये एनोड की तरफ मूव करना शुरू होगा। तो ये देखिए, इधर एनोड है, इधर कैथोड है। एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, तो डीएनए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में से सीविंग इफेक्ट के थ्रू ये आगे वो बढ़ना शुरू करेगा। ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते तो जो जितना स्मॉलेस्ट होगा वो सबसे दूर जाएगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले रहेगा। और इस तरह से हम लोग डीएनए को उसके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा साइज किसका है, तो बोलेंगे जो सबसे इधर है, और जो सबसे किनारे पे है, वेल के नज़दीक है, वो बड़ा होगा, जो वेल से दूर होगा वो सबसे छोटा होगा। और जैसे इथिलियम ब्रोमाइड स्टेनिंग करते हैं तो ऐसे हमको डीएनए दिखाई नहीं देता है। इसके ऊपर जैसे यूवी लाइट डालेंगे तो हमको ब्राइट ऑरेंज कलर का हमको बैंड दिखाई देगा, इसको भी ध्यान रखना है। जब ये ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड सिर्फ यूवी लाइट में ही दिखाई देगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब पीसीआर का सिर्फ कितने फ्रेगमेंट में कटा हुआ है सिर्फ इसी के लिए यूज़ नहीं करते हैं। पीसीआर का यूज़ इसलिए भी करते हैं कि डीएनए कटा है या नहीं कटा है, मतलब उसका डाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर फर्स्ट वाला वेल में जो डीएनए था उसके सिर्फ एक फ्रेगमेंट है, मतलब डीएनए की कटिंग नहीं हुई है, इसको हम लोग अनडाइजेस्टेड डीएनए बोलेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, ये एनसीईआरटी फिगर है, स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी का है। तो लिखा है अनडाइजेस्टेड लेन 1 एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ 2 to 4। तो सबसे ज़्यादा फ्रेगमेंट किसके हुए हैं, तो फोर्थ वाले के, और सबसे कम सेकंड के, क्योंकि फर्स्ट का तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा है जेल एटोफोरेसिस, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड विद डीएनए वेक्टर ऑल्सो, तो इस तरह से हम लोग इसको अरेंज करते जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस देखिए, यहाँ समय जैसे जैसे बीतता जाता है डीएनए फ्रेगमेंट हमारे इस तरह से अरेंज होते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो जैसे जैसे ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई हैं। जितना स्मॉलर साइज होगा उतना दूर तक ये जाएगा। कट करने के बाद बच्चों डीएनए फ्रेगमेंट को ये हमें इस तरह से ऑरेंज कलर का बैंड हमको दिखाई देता है, कहाँ, यूवी लाइट के एक्सपोजर में। अब उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमको क्या करना है, कट हो गया है डीएनए। अब इस डीएनए को यहाँ से जेल पीस के फॉर्म में बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस बोलते हैं इल्यूशन, ठीक है। बैंड डीएनए को जेल पीस से बाहर निकालना बोले इल्यूशन। अब इसको 10 मिनट तक 65 डिग्री से भी करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, जो डीएनए अपना अलग हो जाएगा। वॉश करके डीएनए को अलग निकालेंगे, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, वेक्टर से इसको ऐड करके हम अपना डीएनए लाइगेज के थ्रू जोड़ देंगे, और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये प्रोसेस हुआ, डीएनए को पहले आइसोलेट किए, आइसोलेट करने के बाद कट किए, कट करेंगे किस, फिर जेलेटोफोरेसिस साइज के अकॉर्डिंग अरेंज किए, तो जेल पीस से डीएनए को बाहर निकाले। जेल पीस से बाहर निकालने के बाद हम लोग क्या किए, इसको हम लोग जो अपना वेक्टर था वेक्टर में ऐड कर दिए हैं डीएनए लाइगेज की हेल्प से, तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कट हो गया है, कट होने के बाद एम्पलीफाई करेंगे। अब इसका नंबर भी बढ़ाना है,
सिर्फ यही नहीं करना है, हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट कट किए तो हर सेल से बार बार थोड़ी निकालेंगे, हम डीएनए को क्या करेंगे, उसको निकाल के उसके नंबर को बढ़ा लेंगे, एम्पलीफाई कर लेंगे। इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर या पीपल चॉइस रिएक्शन भी कहते हैं। इस पीसीआर मशीन में डीएनए को हम डाल के अपने डीएनए का जितना बिलियंस कॉपी बनाना चाहें तो बिलियंस कॉपी तक बना सकते हैं इसके। तो पीसीआर की डिस्कवरी कैरी मुलिस ने की थी, और ये बड़ा ही, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है और बड़ा यूनिक चीज़ रहा, क्योंकि हमारे सेल में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए के रेप्लिकेशन कराने के बहुत सारे स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए, और बहुत स्टार्ट कराने वाला कोई और, डीएनए को ओपन करने वाला कोई और, लेंथ बढ़ाने पॉलीमराइज कराने वाला कोई और, सुपर कॉइलिंग को रोकने वाला कोई और, रिकॉइलिंग को रोकने वाला कोई और। तो इतने सारे प्रोसेस होते थे हमारे डीएनए में जब रेप्लिकेशन होता था, लेकिन वो हमारे सेल के अंदर होता था। लेकिन अब हमको डीएनए रेप्लिकेशन कराना है, नंबर बढ़ाना है, तो रेप्लिकेशन कराना ही पड़ेगा। तो रेप्लिकेशन हमको आउटसाइड द सेल कराना है, मतलब इन विट्रो कंडीशन में कराना है। तो उसके लिए सबसे पहला जो बड़ा टास्क था कि डीएनए को सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड कैसे करें, यही सबसे बड़ा टास्क था। तो साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च की, तो उसमें उनको एक ऑब्जर्वेशन दिखा कि जो गर्म पानी के झरने हैं, झील है, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं। मतलब वहाँ बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया का एंजाइम उस टेम्परेचर पे काम कर रहा होगा, मतलब बैक्टीरिया का नंबर भी बढ़ रहा है, रेप्लिकेट भी कर रहा होगा डीएनए, डिवाइड भी कर रहा है बैक्टीरिया। तो ये सारी चीज़ें कर रहा है, मतलब उसका जो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे भी उसके अंदर जो एंजाइम है वो भी फंक्शनल थे। तो वहाँ से खुद सबसे पहली जो इस पीसीआर के लिए जो सबसे पहला एक अचीवमेंट था कि एक एंजाइम की डिस्कवरी, जिसको बोलते हैं थर्मोस्टेबल एंजाइम, उसका नाम है टैक पॉलीमरेज। थर्मोस्टेट जो थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है, हाई टेम्परेचर में भी स्टेबल होता है, ये एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर मिला था, और उस बैक्टीरिया का नाम था थर्मस एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस से पहली बार एंजाइम निकाला गया टैक पॉलीमरेज, और यही टैक पॉलीमरेज को एक तरह का डीएनए पॉलीमरेज ही समझिए, जो कि क्या करता है, डीएनए के पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। तो आगे देखिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम लोग ये सब काम करते हैं। इसके प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लीजिए। हम एक इपेंड्रॉफ ट्यूब लेते हैं, इपेंड्रॉफ ट्यूब लेके इपेंड्रॉफ ट्यूब में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें हम डालेंगे जितने न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी, ये सारी चीज़ें हम लोग डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डीएनए प्राइमर डालेंगे, आरएनए प्राइमर नहीं डालेंगे। याद कीजिए हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे, तो डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराने के लिए डीएनए आरएनए प्राइमर यूज़ होता था। फिर आरएनए प्राइमर को हटा के फिर हम लोग डीएनए कॉपी बना के तैयार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ डीएनए प्राइमर डालेंगे, आरएनए प्राइमर डालेंगे, तो आरएनए प्राइमर को फिर रिमूव करना होगा। तो आरएनए प्राइमर की जगह डीएनए प्राइमर डालेंगे, फिर टैग पॉलीमरेज डालेंगे, और जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो न्यूट्रिएंट्स देंगे। और उस एक ट्यूब में जिसमें ये सारा चीज़ डालते हैं, उस ट्यूब को बोलते हैं इपेंड्रॉफ ट्यूब, और उस ट्यूब को क्या करते हैं, इस पीसीआर मशीन में डाल देंगे। इस पीसीआर मशीन में डालने के बाद यहाँ टेम्परेचर सेट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम 92 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट करेंगे, वहाँ पे डीएनए का क्या होगा, डीनेचुरेशन। तो देख लीजिए, ये प्राइमर है, डीएनए पॉलीमरेज है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें डालने के बाद आइए कि प्रोसेस देखते हैं। तो प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा कि डीएनए एम्पलीफाई हो, डीनेचुरेशन होगा। डीनेचुरेशन मतलब सबसे पहले हाई टेम्परेचर पे डीएनए डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड कर दिया जाएगा 92 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ पे आता है आपका कूलिंग, यहाँ 54 डिग्री सेल्सियस पे आता है, और यहाँ पे क्या करते हैं, डीएनए प्राइमर को लगा देते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग एनिलिंग करते हैं, जो कि 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और 72 डिग्री सेल्सियस पे ये पॉलीमर का फॉर्मेशन 5 डेज टू 3 डेज 5 टू 3 डेज फॉर्मेशन बन के तैयार होता है। तो डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, ये 3 स्टेप है बच्चों, इसको ध्यान रखेंगे। तो डीनेचुरेशन डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड करने के लिए, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए एनिलिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, एक नया प्राइमर, एक नया सेट स्टैंड ऑफ डीएनए बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे चलती हैं, और इस तरह से हमारा पीसीआर कंप्लीट होता है। तो ये स्टेप का नाम भी कई बार आपके एग्जाम में आया है, तो स्टेप को बच्चों ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए 94 डिग्री सेल्सियस पे जब ये बन के तैयार हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, एनिलिंग करेंगे। एनिलिंग का दूसरा नाम कूलिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, 52 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करेंगे, फीड एसिड पे डीएनए के प्राइमर को ऐड कर देंगे।
अब इसके बाद क्या आता है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टैग पॉलीमरेज, जो टैग पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, चेन बना के आके तैयार कर देता है, और बिलियंस ऑफ कॉपी बना सकते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमारा पीसीआर से हमारा कॉपी बनके तैयार हो गई। ये आपका पीसीआर मशीन है, डीएनए सैंपल है, प्राइमर है, न्यूक्लियोटाइड है, टैग पॉलीमरेज है, बफर में मिक्स करके पीसीआर ट्यूब में डाल के इसको इसके अंदर डाल देंगे और हमारा डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में कैसे इंसर्ट करते हैं इसको देखेंगे। अब देखिए, होस्ट सेल में एंटर करने का जो तरीका है वो हम लोगों ने अभी पढ़ के दिया, अभी हम लोग सारे तरीके पढ़ के आए हैं। प्लांट में डालना है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये इनडायरेक्ट मेथड है। एनिमल में डालना है तो रेट्रोवायरस, और फिर डायरेक्ट मेथड में जीन गन था, जीन गन एनिमल के लिए यूज़ करते थे, प्लांट के लिए बायोलिस्टिक्स, प्लांट के लिए जीन गन एनिमल के लिए यूज़ नहीं, जीन गन एनिमल के लिए यूज़ करते थे, और वहाँ पे प्लांट के लिए क्या यूज़ करते हैं, उल्टा हो गया बच्चों। तो जीन गन किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लांट के लिए, अब माइक्रो इंजेक्शन यूज़ करते हैं एनिमल के लिए। जीन का इनका दूसरा नाम बायोलिस्टिक्स भी होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड थे जिससे कि हम लोग डीएनए को इसके अंदर ट्रांसफ़र करते थे। ठीक है, अब फिर इसको क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराते हैं। हम वो जो तरीका सीखे थे, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेलेक्ट कैसे होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक वाले जो कंटेनिंग मीडियम होते हैं उस मीडियम में डाल के ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे सेलेक्ट करना होता है, इस इन सब को उस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसीलिए बच्चों हम लोग बात कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में हम लोग बात भी किया था कि आप लोग उसको पहले रिवाइज कर लेंगे, तब ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि सारे जो वहाँ हम लोग प्रोसेस सीखे हैं वो यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करने का दो तरीका हम लोग सीखे थे, एक थोड़ा आसान था, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो जनरली आसान वाला ही यूज़ करते हैं जिससे कि हम लोग ये चीज़ों को आसानी से सेलेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फॉरेन जीन प्रोडक्ट हम लोगों ने, मान लीजिए इंसुलिन का डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर डाला, बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसुलिन का डीएनए डालने के बाद बैक्टीरियल सेल इंसुलिन के अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करेगा, तो साथ साथ इंसुलिन वाला डीएनए भी मल्टीप्लाई होगा, और इंसुलिन वाला डीएनए मल्टीप्लाई कर करके अपना नंबर बढ़ाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा भी डीएनए का नंबर बढ़ेगा और डीएनए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। अब हमारा जो फॉरेन जीन से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको कैसे ऑब्टेन करना है उस तरीके को हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए टारगेट डीएनए है, कंस्ट्रक्शन हुआ, मैमेलियन डीएनए में डाल दिए, अब जी इंसेक्ट में एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, एक्सप्रेस होगा तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे, डिजायरेबल प्रोटीन बनेगा, वो हमारे काम का हो जाएगा। ठीक है, जो प्रोटीन बनेगा उसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलेंगे। हेट्रोलोगस होस्ट मतलब सेम टाइप के होस्ट नहीं है, उसको हेट्रोलोगस होस्ट बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो सेल फॉरेन जीन वाला था उसको हम लोग क्या किए, लैब में ग्रो कराते हैं। अब लैब में जब ग्रो कराते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, इसके सेपरेशन का टेक्निक होता है, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस बोलते हैं। तो उस डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में बच्चों हम लोग अब समझेंगे कि यहाँ पे सेल को कंटिन्यूसली कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे, और कल्चर मीडियम में ग्रो करेगा तो ग्रो करके ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा और अपना नंबर बढ़ाएगा। लेकिन ध्यान रखते हैं जिस कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं वो स्टेराइल कंडीशन में होना चाहिए। अगर स्टेराइल नहीं है तो क्या होगा, अगर कोई मान लेते फंगस है या अदर कोई बैक्टीरिया है, तो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है वो ग्रो कर रहा है, उस न्यूट्रिएंट्स के लिए उस बैक्टीरिया से कॉम्पीट करना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट मीडियम में न्यूट्रिएंट की उसको उतनी नहीं मिल पाएगी जितनी उसको मिलनी चाहिए, तो उसका ग्रोथ भी कम होगा, ग्रोथ कम होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी हमको कम मिलेगा। इसलिए स्टेराइल कंडीशन में ग्रो कराते हैं, कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस सोल्यूशन में कल्चर मीडियम में प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर क्या होते हैं इसको देखते हैं, ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में आते हैं। कैसे, बायोरिएक्टर वो मशीन है जिसमें कि हम लोग
लार्ज अमाउंट में फॉरेन जिन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं या फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं जिसमें हमारा डिजायर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल बायोलॉजिकली कन्वर्टेड जो होते हैं उन सबको यहाँ ग्रो कराते हैं। ये 100 to 1000 लीटर के कंटेनर होते हैं जिसमें चीज़ों को ग्रो कराया जाता है और लार्ज अमाउंट में ग्रो कराया जा सकता है। जो बायोरिएक्टर होते हैं ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, वाइटामिन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें और देते हैं हमको। आगे देखिए, तो दो तरह के बायोरिएक्टर हैं, एक सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर, दूसरा स्पैगर्ड स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर। नाम याद रखिएगा बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, इमेज दे के क्वेश्चन पूछ लेता है। इवन नीट में इसी साल यहाँ से ये वाला इमेज दिया गया था और इसी से क्वेश्चन पूछ दिया गया था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इमेज का जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो सबसे जो कॉमन होता है वो क्या होता है, स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर होता है। ये सिलिंड्रिकल होता है, इसका जो बेस होता है वो कर्व रहता है। ये वाला देखिए, इसका बेस देखिए कर्व है। ठीक है, इससे कर्व होने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे चीज़ें फंसने के चांसेस नहीं होते, लंबे समय तक हम इसको यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है, स्टीयर्ड फैसिलिटी, इसमें ऑक्सीजन के को मिलाना होता है। जैसे समझ लीजिए एक बार अच्छे से इसको देखिए जरा, जैसे यहाँ पे देखिए हम इसमें ग्रो कराए, पहले यहाँ पे स्ट्राइल एयर भेजते हैं जिससे कि इसकी स्ट्राइल कंडीशन में डाल देते हैं, और यहाँ पे ये स्टराइल एयर यहाँ से निकालते भी हैं और स्टीम भेजते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। यहाँ स्टराइल कंडीशन हो जाता है, यहाँ जो न्यूट्रिएंट मीडियम है, बैक्टीरिया है, उन सबको डाल दिए। डाल के यहाँ के बाद कल्चर मीडियम में डालने के बाद इसको बार बार घुमाते रहते हैं कि कल्चर मीडियम प्रॉपर्ली मिलता रहे और बच्चों को सारी मतलब बच्चों बोल रहे हैं यहाँ पे बैक्टीरिया को प्रॉपर्ली सारी चीज़ मिलती रहे। और जब घुमाते हैं तो ये जो फ्लैट ब्लेड है उसको इम्पेलर कहते हैं घुमाने वाले को। लेकिन जैसे बार बार घूमता रहेगा और यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन भेजा जाएगा, स्टराइल एयर के फॉर्म में ऑक्सीजन भेजा जाएगा, स्टराइल कंडीशन में रहेगा, ऑक्सीजन मिलता है, न्यूट्रिएंट मीडियम प्रॉपर मिला रहे, इन लोग को मिलता रहे, इसलिए ब्लेड बार बार घूमता रहता है। लेकिन ब्लेड बार बार घूमने से नुकसान क्या होता है कि यहाँ पे आपका फोम का फॉर्मेशन होने लगता है, यहाँ पे फोम बनने लगता है। और फोम बनने लगेगा तो फोम को हटाने के लिए यहाँ पे फोम ब्रेकर लगा हुआ है और यहाँ से मोटर से ये इसकी कितनी स्पीड से घूमना चाहिए इसको कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ एसिड बेस पीएच कंट्रोलर है, यहाँ पे चेक किया जाता है कि पीएच कहीं घट या बढ़ तो नहीं रहा है, उस पीएच पे रखा जाता है, उस ऑप्टिमम पीएच पे रखा जाता है जिस ऑप्टिमम पीएच में बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके। और यहाँ पे बच्चों बस इसमें ये भी उसी के जैसा है, बस यहाँ थोड़ा सा फ़र्क होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करते हैं काफ़ी हाई स्पीड ऑक्सीजन, जिससे कि ये इसको बार बार रोटेट नहीं करना पड़ता है, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली से मिलता रहता है और ऑक्सीजन बार बार लगातार ऊपर जाने से ऊपर का फोम भी ब्रेक होता रहता है। तो इसके फ़ायदे हैं लेकिन ज़्यादातर वही यूज़ होता है। ठीक है, वही लिखा है, अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल थ्रू द रिएक्टर। आगे देखते हैं, बायोरिएक्टर को यह एजिटेटर सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, और क्या होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के बाद फोम कंट्रोल करने के लिए होता है कि फोम ज़्यादा ना बढ़ जाए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, सैम्पलिंग पोर्ट होता है जिसमें कि सैंपल निकाल के बार बार चेक किया जाए कल्चर मीडियम में प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, उनकी ग्रोथ की स्पीड क्या है, वो सारी चीज़ों को यहाँ चेक करने का सिस्टम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में क्या होगा, सेपरेशन होगा और प्यूरिफिकेशन होगा। तो कई बार यही पूछ लिया जाता है, सेपरेशन प्यूरिफिकेशन इज द पार्ट ऑफ, तो बोलेंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। तो यहाँ देखिए, यहाँ बायोरिएक्टर है, बायोरिएक्टर में यहाँ पे चीज़ों को ऑब्टेन किया गया, सेपरेशन किया गया, अब इसको यहाँ भेजा जाएगा प्रेशर और फिश में, यहाँ पे प्रेशर जनरेट करके इन सबको यहाँ ऑब्टेन किया जाता है और यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट है, प्यूरिफाई किया जाता है, प्यूरिफाई करने के बाद कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने के बाद जो उसके बाद क्वालिटी चेक की जाती है। तो प्रोसेस में सेफ्टी, एफिशिएंसी, रिकवरी, कॉस्ट सारी चीज़ों को चेक करने के बाद इसको मार्केट में भेजा जाता है, मार्केटिंग के लिए भेजा जाता है। तो अपस्ट्रीम प्रोसेस में क्या है, सेल नंबर, ऑक्सीजन, टाइम, पीएच, न्यूट्रिएंट, फ्लक्स, ये सब अपस्ट्रीम प्रोसेस है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में क्या होगा, प्रेशर, ऑरिफिस साइज, टेम्परेचर, पीएच, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखा जाता है।
तो आपको मेनली बस ये बात ध्यान रखना है कि सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन जो होता है ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। तो क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग भी इसकी होती रहती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो हम लोग प्रॉपर इसको रिवाइज करते रहेंगे और हम लोग इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में। आप इसको प्रॉपर रिवाइज कीजिएगा अच्छे से और ध्यान से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, बहुत स्कोरिंग चैप्टर भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है। ठीक बच्चों, थैंक यू आज की क्लास के लिए।